हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्न इजी। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला का यह हमारा चौथा पार्ट है और इस पार्ट से आज हम शुरू करेंगे जो भारतीय संविधान है उसके इतिहास की। और इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कंपनी के शासन की और भारतीय राज्य व्यवस्था की ये सीरीज जो कि टोटल बेस्ड है यूपीएससी और स्टेट पीएससी के एग्जाम्स में, इसमें हम डिटेल्ड में चर्चा करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के संपूर्ण टॉपिक्स पे। तो ये हमारा जो पार्ट है इसमें हम चर्चा करेंगे संविधान के इतिहास की और जिसमें हम सबसे पहले चर्चा स्टार्ट करेंगे कंपनी के शासन की। तो कंपनी का शासन जो कि 1773 से लेके 1858 तक रहा। तो उसमें सबसे पहले बात करेंगे आज रेगुलेटिंग एक्ट्स की। रेगुलेटिंग एक्ट और जो हमारे पिट्स इंडिया एक्ट थे उनकी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले जो हमारे पिछले वीडियोस है जिसमें हमने बेसिक्स की चर्चा की थी भारतीय राज्य व्यवस्था की, महत्वपूर्ण जो टर्मोलॉजी है उसकी चर्चा की थी, तो अगर आपने वो मिस किए हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उनको देख सकते हैं और वहां से आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की। जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 ईस्वी का, यह अगर हम बात करते हैं कि संवैधानिक महत्व के हिसाब से तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का पारित हुआ उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में कार्य को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा यह एक्ट पारित किया गया था। मतलब ईस्ट इंडिया जो कि व्यापार कर रही थी भारत में और शासन भी कर रही थी, तो उसके कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। मतलब उसके द्वारा जो भी कार्य हो रहे थे, जो भी व्यवसाय हो रहा था, जो भी व्यापारिक कार्य हो रहे थे या फिर राजनीतिक कार्य हो रहे थे, उनको नियंत्रित करने के लिए, मुख्य रूप से नियंत्रित करने के लिए और उनको नियमित भी करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। तो अगर बात आती है क्यों पारित हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण में रखने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। पारित करने से जो पहली बार कंपनी के कार्यों को प्रशासनिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त हुई। पहले जो 1773 से पहले कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वह प्रशासनिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं थी। उसमें वह सिर्फ अपने स्तर पर कार्य कर रही थी भारत में, चाहे वो शासन की बात हो या फिर व्यापार की बात हो। तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह प्रशासनिक मान्यता के साथ भारत में कार्य नहीं कर रही थी। लेकिन जब यह एक्ट पारित हुआ 1773 का, उसी के साथ कंपनी को जो प्रशासनिक मान्यता या फिर राजनीतिक मान्यता वो प्राप्त हुई। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में प्रशासनिक और राजनीतिक मान्यता कब प्राप्त हुई। तो इसका जवाब है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। आगे बात करते हैं कि भारत में केंद्रीय व्यवस्था की स्थापना भी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही हुई। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसके द्वारा ही भारत में केंद्रीय प्रशासन की स्थापना हुई। अब बात करते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 का था, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो मुख्य विशेषताओं पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वह कहा जाने लगा। मतलब इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया। तो जो बंगाल का गवर्नर था वह बंगाल का गवर्नर जनरल बना। तो किससे बना? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। और इसकी सहायता के लिए जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया था। मतलब कार्यकारिणी परिषद गठित हुई थी जिसमें 4 सदस्य थे और जिसका मुख्य कार्य बंगाल के गवर्नर जनरल की मदद करना था। साथ ही साथ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। मतलब 1773 ईस्वी से पहले जो ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, इससे पहले बंगाल, मद्रास और बंबई सभी प्रेसिडेंसियों में जो गवर्नर थे वह अलग अलग थे। लेकिन बाद में जो गवर्नर जनरल हुआ वह बंगाल का, उसी के अधीन मद्रास और बंबई के गवर्नर्स भी हो गए। तो इन प्रेसिडेंसियों के गवर्नर भी बंगाल का गवर्नर जनरल के अधीन हुए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ। साथ ही साथ 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। 1773
के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय स्थापित हुआ, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कुल 4 न्यायाधीश थे, जिसमें एक मुख्य और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और इसका जो क्षेत्र था वह संपूर्ण बंगाल था। अधिकार क्षेत्र जो था, जो उच्चतम न्यायालय था कलकत्ता का, वह संपूर्ण बंगाल था। साथ ही साथ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार करना, रिश्वत लेना एवं उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। जैसा कि शुरुआत में बात की हमने वीडियो के कि जो चार्टर एक्ट, जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ 1773 का, वह पारित हुआ ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी को नियंत्रण में और नियमित करने के लिए। तो नियंत्रण में रखने के लिए ही ये जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, जिसमें जो कंपनी के कर्मचारी थे उनके निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई। मतलब वो कोई भी अपना स्वयं का व्यापार नहीं कर सकते थे। वो कंपनी के अधीन कार्य कर रहे हैं तो कंपनी के कर्मचारी के रूप में ही कार्य करेंगे। साथ ही साथ वो रिश्वत नहीं ले सकते हैं और उपहार लेना भी उन पर प्रतिबंधित कर दिया गया। साथ ही साथ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने कंपनी पर नियंत्रण में सख्ती अपनाई और राजस्व, सैन्य और नागरिक मामलों को ब्रिटिश सरकार की जानकारी में आवश्यक कर दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि संबंधित था व्यापारिक मामलों से, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों से संबंधित था, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने कंपनी पर नियंत्रण में सख्ती अपनाई। मतलब जो नियंत्रण था उसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट किया, उस पर रेगुलेशंस लगाए और राजस्व, सैन्य और नागरिक, ये तीनों मामले ब्रिटिश सरकार की जानकारी में आवश्यक कर दिया। मतलब इन तीनों मामलों की, चाहे वो राजस्व हो, सैन्य हो या फिर नागरिक मामले हो, इन तीनों मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को जरूर प्रदान की जाती थी। अब बात करते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक 1781 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में एक संशोधित एक्ट पारित हुआ, तो जिसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। तो अगर ये सवाल आता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों पारित किया गया या फिर क्या था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद में एक संशोधित एक्ट 1781 पारित किया गया था, जिसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। बाद में पिट्स इंडिया एक्ट 1884 में पारित हुआ। तो पिट्स इंडिया एक्ट की विशेषताएं क्या थी? जैसा अभी हमने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बात की है, तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था वह कंपनी की गवर्नर बॉडी थी, मतलब कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी। इसके माध्यम से कंपनी जो था, कंपनी पर नियंत्रण हुआ था। अब जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें क्या खास हुआ, तो इसकी प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहले बात आती है कि कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। इसके पहले क्या था, सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो कि व्यापारिक और जो मामले थे हमारे राजनीतिक, वो अलग अलग नहीं थे। लेकिन जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था उसके अंतर्गत कंपनी के राजनीतिक मामलों को और व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। अब पृथक किस प्रकार से किया गया, तो राजनीतिक मामलों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब नियंत्रण बोर्ड जिसको हम कह सकते हैं, तो राजनीतिक मामलों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था और इसके द्वारा ही द्वैत शासन की व्यवस्था का आरंभ हुआ था। तो जो राजनीतिक मामले थे वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल या फिर हम कह सकते हैं कि नियंत्रण बोर्ड देखता था। जो नियंत्रण बोर्ड था वह राजनीतिक मामले देखता था और जो व्यापारिक मामले थे वह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या फिर ये कह सकते हैं कंपनी की गवर्निंग बॉडी, जो कि व्यापारिक मामलों से संबंधित था। तो राजनीतिक और व्यापारिक मामले इस प्रकार से पृथक्कृत हुए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किससे संबंधित था, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों से और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वह राजनीतिक मामलों से संबंधित था। आगे बात करते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य थे और जो कि सम्राट के द्वारा ही नियुक्त होते थे। तो कुल सदस्यों की बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितनी संख्या थी, 6 थी, जो सम्राट द्वारा नियुक्त होते थे। और जो नियुक्ति होती थी, मतलब कंपनी के राजनीतिक मामले इसमें देखे जाते थे, तो भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति बोर्ड ऑफ कंट्रोल करता था, लेकिन इसमें ब्रिटिश सरकार की अनुमति निर्धारित
की जाती थी। मतलब इसमें गवर्नर जनरल की नियुक्ति के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल सम्राट की अनुमति लेता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल यह निर्णय लेता था कि किसको गवर्नर जनरल का पद दिया जाए, लेकिन उसमें जो सर्वोच्च अनुमति होती थी वह सम्राट की होती थी, ब्रिटिश सम्राट की होती थी। तो इस प्रकार जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था वह कार्य करता था। अब आगे बात करते हैं 1833 का चार्टर एक्ट, या फिर उससे पहले बात करेंगे 1786 या फिर 1793 का चार्टर एक्ट। तो इसमें से हम इसकी जो जानकारी है वो हम अपने अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें हम 1786 से आगे के चार्टर एक्ट की चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जिनका रोल रहा भारतीय संविधान के निर्माण में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक छात्र इसका लाभ प्राप्त कर सके। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी जितनी भी सीरीज चल रही हैं उन सबके अपडेट्स आपको रेगुलर रूप से प्राप्त होते रहें। फेसबुक से जुड़ने के लिए लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं और वहां से आप ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजकर हमारे वीडियोस ऑफलाइन मोड में भी फेसबुक पर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।